नमस्ते, गिरीश हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वेपर रेफरेंस चार्जिंग। तो रेफरेंस चार्जिंग के अलग अलग तरीके होते हैं जिसको इस सीरीज़ में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेथोडोलॉजी है या पद्धति है रेफरेंस चार्जिंग की, दैट इज़ वेपर रेफरेंस चार्जिंग। उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन सिस्टम में गैस डालने की प्रक्रिया को गैस चार्जिंग कहते हैं। ओके, सिस्टम सही काम करे इसलिए सही मात्रा में गैस चार्ज करना ज़रूरी होता है। जब सिस्टम की मरम्मत या लीक के कारण गैस का स्तर कम हो जाता है तब गैस की पुनर्पूर्ति के लिए गैस चार्जिंग करते हैं। ओके, मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रेफरेंस चार्जिंग की, और इसको सटीक तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। जो क्वांटिटी ऑफ गैस होती है, सही मात्रा में गैस चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी सिस्टम को रिपेयर करते हैं या लीक निकालते हैं तो गैस कम हो जाती है, तो उस केस में हम लोग को गैस चार्ज करनी पड़ती है। उसमें से जैसे मैंने बताया 6-7 तरीके गैस चार्जिंग करने के, उसमें से सबसे पहले तरीका जो है दैट इज़ वेपर रेफरेंस चार्जिंग। इसे कैसे करते हैं इसे हम देखने जा रहे हैं। सिस्टम में अलग अलग तरीके से गैस चार्ज की जा सकती है और यहाँ पे हम वेपर रेफरेंस चार्जिंग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जब हम सिस्टम को वैक्यूम करते हैं तब सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की मात्रा कम होती है। मतलब वैक्यूम करने के बाद कुछ भी नहीं होता, रेफ्रिजरेंट की मात्रा क्या, उसमें कुछ भी नहीं होता, एयर भी नहीं होता और मॉइस्चर भी नहीं होता, रेफ्रिजरेंट भी नहीं होता। तब सिस्टम का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर सिलेंडर प्रेशर से कम होता है। और इस केस में, मतलब जब हम वैक्यूम करते हैं उस केस में सिस्टम प्रेशर कम होने की वजह से हाई साइड या लो साइड से वेपर रेफरेंस चार्ज किया जा सकता है। मतलब वेपर रेफरेंस कौन सी सूरत में चार्ज करना चाहिए, कैसे चार्ज होगा, जब भी सिस्टम का प्रेशर कम होगा। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, इस सिस्टम में हमारी, तो जब हम वैक्यूमाइज करते हैं तो ये लो साइड हो गई और ये हाई साइड हो गई। ये जो है ना, ये हाई साइड है, ये लो साइड है। तो हम दोनों भी साइड से गैस को चार्ज कर सकते हैं। ओके, हाई साइड और लो साइड से, बट उसके लिए सिस्टम का खाली होना ज़रूरी है, सिस्टम का प्रेशर कम होना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, सिलेंडर से हम जब चार्ज करेंगे तो सिलेंडर के प्रेशर से सिस्टम का प्रेशर कम होगा तभी गैस चार्ज होगी, अदरवाइज रेफरेंस चार्ज नहीं होगा। ठीक है, आगे जाके क्या लिखा है, जब हम सिस्टम चालू करते हैं तब सिस्टम का लो साइड प्रेशर कम हो जाता है और हाई साइड प्रेशर बढ़ जाता है, तो सिर्फ लो साइड से रेफरेंस को चार्ज किया जा सकता है। मतलब जब सिस्टम बंद होती है ना, उस केस में हम दोनों साइड से भी गैस को चार्ज कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ होती है तब, लेकिन जब सिस्टम को चालू करते हैं तो सिर्फ लो साइड से हम चार्ज कर सकते हैं क्योंकि हाई साइड का प्रेशर बढ़ता है। आगे जाके लिखा है, सर्दियों के मौसम में वातावरण का तापमान कम होने के कारण सिलेंडर प्रेशर कम हो सकता है। ओके, सर्दियों में ऐसा होता है, कहीं कहीं जगह पे टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने के बाद में सिलेंडर का भी टेम्परेचर कम होगा और सिलेंडर का भी प्रेशर कम हो जाएगा। और जब सिलेंडर का प्रेशर कम हो जाता है तो ऐसी सूरत में जो है सिलेंडर का प्रेशर कम होने से गैस चार्ज नहीं होती। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें एक गर्म पानी का टब लेना होता है जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना रख सकते हैं, 36 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो बॉडी टेम्परेचर होता है 32-36 डिग्री सेल्सियस के आसपास में पानी का टेम्परेचर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखना हमें। उस गर्म पानी के टब में जिसका टेम्परेचर जैसे यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होना चाहिए, उसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, जिससे सिलेंडर का जो रेफरेंट है उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा और फिर आप उसको गैस चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक कहाँ के लिए होता है, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है। हाँ, ऐसे वक्त में गैस चार्ज नहीं होती क्योंकि सिलेंडर का प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ऐसे वक्त में हम सिलेंडर को पानी के टब में रख सकते हैं। लेकिन किसी भी सूरत में ये नहीं करना है, मतलब गर्मी देने के लिए टॉर्च से वगैरह गर्मी नहीं देना है आपको। जैसे ब्रेजिंग की टॉर्च होती है ना, उसका भी कोई यूज़ करते हैं, बट वो नहीं करना है आपको। पानी से ही गर्मी देना है और पानी का टेम्परेचर जो यहाँ पे लिखा है उतना ही आपको रखना है। ओके, वेपर चार्जिंग जो होता है वो सिर्फ सिंगल जो ये होते हैं सब्सटेंस, जैसे कि R22 हो गया, ओके, या R134A हो गया, R290 हो गया, दीज आर द सिंगल सब्सटेंस। ओके, उसको चार्ज करने के लिए, या 600A हो गया, इस प्रकार के जो रेफरेंट होते हैं उसको चार्ज करने के लिए वेपर चार्जिंग पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा भी एक प्रकार होता है एजियोट्रॉपिक या जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट होते हैं। एजियोट्रॉपिक में 502, 500 आ जाता है, या 500 की सीरीज जो है दैट इज़ एजियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक जो होता है 400 सीरीज जो है दैट इज़ जियोट्रॉपिक। ये ब्लेंड्स होते हैं, इसमें दो गैस का मिक्सचर होता है और उसको हम वेपर में नहीं चार्ज कर सकते, उसको लिक्विड में ही चार्ज करना चाहिए। यहाँ पे बताया कि मतलब जब सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है तो सिलेंडर का टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि वेपर चार्जिंग जब हम करते हैं ना तो सिलेंडर का प्रेशर हाई होना चाहिए, और सिलेंडर का प्रेशर हाई रखने के लिए सिलेंडर का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा ज़्यादा से 36 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना है हम लोग को किसी भी हाल में, मैक्सिमम। ओके,
मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर भी 36 होता है। हाथ से हम रगड़ते हैं ना सिलेंडर को, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 36 37 होता है, तो उसके आसपास का टेम्परेचर आप सिलेंडर टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। मतलब उतना गर्म पानी आप रख सकते हो जिससे कि सिलेंडर टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 36 तक हम बढ़ा सकते हैं। इसके आगे नहीं बढ़ाना है, सिलेंडर बस्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तो आपको लिमिट यहाँ पे दी है, उसके ऊपर गर्म पानी को यूज़ नहीं करना होता है जब भी हम वेपर चार्जिंग करते हैं तब। यहाँ पे आप देख सकते हो वेपर चार्जिंग करने के लिए कैसे अरेंजमेंट है। ये इंडोर यूनिट है, ये आउटडोर यूनिट है, और ये स्प्लिट एसी का एग्जांपल लिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो वॉल्स इस तरीके के होते हैं, दोनों लो साइड ही होता है, हाई साइड इसमें होता नहीं है वॉल जो है। और आई थिंक यहाँ पे कनेक्शन हम कर सकते हैं लो साइड चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको गेज मैनीफोल्ड है, ये सिलेंडर है। ओके, और यहाँ पे इसको हमें बंद ही कर देना है। ये जो हाई साइड का जो होता है ना गेज, एक होता है ये जो है कंपाउंड गेज होता है और एक होता है प्रेशर गेज, तो आपको इसको बंद ही कर देना है। ओके, इसको बंद ही कर देना है, यहाँ से हमें गैस चार्ज नहीं करनी है, इसको कनेक्ट ही नहीं किया मैंने। और वेपर चार्ज कर रहे हैं तो आप यहाँ से इस वॉल से वेपर को चार्ज कर सकते हैं। आप सिस्टम बंद है तभी भी यहाँ से गैस चार्ज कर सकते हो, तभी भी यहाँ का प्रेशर कम ही होगा। सिस्टम चलाते भी है तो कंप्रेसर यहाँ से सक करेगा ना, ये ब्लू वाली लाइन जो है सक्शन लाइन है। ओके, यहाँ से गैस सक हो रहा है ना, तो यहाँ का प्रेशर कम ही होगा। तो यहाँ का जो सर्विस वॉल है उसको आप चार्जिंग लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, नीली वाली। जो पीली वाली लाइन होती है उसको सिलेंडर के साथ में कनेक्ट कीजिए और इस तरीके से वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट को चार्ज कर सकते हैं। अगर वो सिंगल सब्सटेंस है तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सब्सटेंस है, उसी को सक्शन लाइन से वेपर फॉर्म में चार्ज किया जा सकता है। और एक प्रिकॉशन यहाँ पे लेनी होती है, जब भी आप चार्ज करोगे ना, जैसे कि आपको 1 kg रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है, ओके 1 kg चार्ज करना है या 2 kg चार्ज करना है, जो भी है, तो आपको ना मैक्सिमम साइज़ का सिलेंडर यूज़ करना है। मतलब 1 kg चार्ज करने के लिए आप 1 kg का सिलेंडर यूज़ नहीं कर सकते। 1 kg आपको रेफ्रिजरेंट ही चार्ज करना है, तो सिलेंडर कैपेसिटी जो होती है वो 2 kg तो कम से कम होनी चाहिए, 2 kg 3 kg का तो कैपेसिटी होनी चाहिए, तो आपका गैस चार्जिंग अच्छा होगा। तो वेपर चार्जिंग जब भी आप करोगे तो ध्यान में रखिए, आपको 1 kg क्या करना है, सिस्टम में डालना है। आपको अप्रॉक्सीमेटली 700-800 ग्राम एक टन में जाता है। समझो 1 kg चार्ज करना है तो आपके पास में सिलेंडर कम से कम, मतलब आपके पास में अगर 5 kg का अवेलेबल है या 3 kg का अवेलेबल है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इनको आप यूज़ कीजिए। 5 kg 3 kg, तो आपका चार्जिंग जो है फास्ट होगा और बेटर तरीके से होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास में गैस होगी तो। ओके, 1 kg के लिए 1 kg दैट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि पूरा गैस जो है वहाँ पे चार्ज नहीं होगा। तो 3 kg 4 kg 5 kg का सिलेंडर अगर आप यूज़ करोगे तो बेटर तरीके से और जल्दी गैस चार्जिंग होगी। तो वेपर चार्जिंग के लिए इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो होता है, अगर आपको वेपर चार्ज करना है तो बाय वेट चार्ज कर सकते हैं। मतलब मशीन के ऊपर मेंशन होता है कि कितना गैस इसमें जाना चाहिए, तो बाय वेट आप वेइंग मशीन सिलेंडर के नीचे लगा सकते हो 0 पे सेट करके, और आपको पता चल जाएगा कि कितनी गैस उसमें जा रही है। तो बाय वेट भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर सक्शन प्रेशर से भी आप चार्ज कर सकते हो। सक्शन प्रेशर जो है उसको नोट करना होता है हमें, और उसके हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली सक्शन प्रेशर क्या होता है, गैस का जो भी गैस आप यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल R134A को चार्ज कर रहे हो आप, ओके दैट इज़ अ सिंगल सब्सटेंस। तो जो इवापोरेटर या इंडोर डोर जो कॉइल का टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। तो आपको क्या करना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर चार्ट जो है उसको लेना है, और प्रेशर टेम्परेचर चार्ट में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आगे प्रेशर की वैल्यू होगी, वो करीब करीब कुछ 35 to 38 के आसपास में होगी PSIG में। ठीक है, तो जब आप 40 डिग्री फ़ारेनहाइट देखोगे ना, 134A का प्रेशर टेम्परेचर चार्ट देखोगे, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट देखोगे तो उसके सामने आपको प्रेशर की रीडिंग मिलेगी। ये जो भी प्रेशर की रीडिंग है, इतना प्रेशर जो है आपको एक कंपाउंड गेज में देखना है और चार्ज करना है। जब भी आप चार्ज करोगे, वैक्यूमाइज करोगे पहले, जैसे कि 500 या 1000 माइक्रोन तक चार्ज करोगे, देन आप गैस को फिल अप करोगे यहाँ पे वैक्यूम करके, सॉरी 500 to 1000 माइक्रोन तक आप वैक्यूम करोगे, देन आप गैस को यहाँ पे चार्ज करोगे। ओके, तो चार्ज करते वक्त में आपको धीरे धीरे चार्ज करना है, और एक 15-20 मिनट के बाद में जब आप चार्जिंग प्रोसेस करोगे, तो वेपर चार्जिंग ऑलवेज स्लो प्रोसेस होती है, तो 15 से 20 मिनट के बाद में रेफरेंट पूरी तरीके से सर्कुलेट होता है और आपको पता चलता है कि सही चार्जिंग हुई है क्या। तो किस तरीके से पता चलेगा, आपको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर इवापोरेटेड टेम्परेचर चाहिए तो वहाँ पे गैस का जो प्रेशर होगा दैट विल बी 35 to 38 PSIG, इतना प्रेशर यहाँ पे गेज पे दिखाना चाहिए, तब जाके आपकी गैस चार्जिंग सही है क्या, सही हुई है कि आपको पता चलेगा। तो एक तो आपको सक्शन प्रेशर पता करना है,
जो 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट के बाद में आपको पता चलेगा। ओके, 35 PSI के आसपास में ये प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। साथ ही में आपको करंट चेक करना है। ओके, करंट भी सही होना चाहिए, मशीन का जो भी रेटिंग रनिंग करंट है वो होना चाहिए। फिर रूम टेम्परेचर्स वगैरह जो है वो आपके मेंटेन होनी चाहिए। टेम्परेचर में हो गया, रूम टेम्परेचर हो गया, वो भी एक आधे घंटे में मेंटेन होना चाहिए। फिर हो गया सप्लायर टेम्परेचर। ओके, सप्लायर टेम्परेचर भी है, वो भी आपका कितना होता है स्प्लिट एसी में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, देन रिटर्न एयर टेम्परेचर। रिटर्न एयर टेम्परेचर क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली जो भी है 22 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका रिटर्न एयर टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो गैस चार्जिंग करते वक्त में समझो आप 134A को चार्ज कर रहे हो या कोई भी गैस चार्ज कर रहे हो, टेम्परेचर तो सेम होगा, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको उस गैस का प्रेशर मिलेगा। तो गैस चार्जिंग होने के बाद में मतलब जब भी आप 15-20 मिनट रुकोगे तो सक्शन प्रेशर, करंट, रूम टेम्परेचर, सप्लाई टेम्परेचर 12 से 15, रिटर्न एयर टेम्परेचर, ये सारी जो टेम्परेचर से ये भी अचीव होनी चाहिए, तब जाके हम समझ सकते हैं कि गैस चार्जिंग हमारी सही तरीके से हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।